Hi guys, welcome to Eureka Maths Point and my new lecture of practice series for ProCubes. This is part 1 और यहाँ हम लोगों ने कुछ important questions pick करे हैं जो ProCubes के हिसाब से बड़े important हैं, उनको हम लोग discuss करेंगे. Different type के mixed question यहाँ पे रहेंगे. Okay, so this lecture is presented by me, Shubham Shrivastava, corporate trainer at Sagar Group of Institutions, Bhopal, and educator at Unacademy. So let's start today's session. So our first question is 1190 questions were solved by L, M and N. The relation among L, M and N are as follows. L solved 2 by 3 of M, whereas M solved 1 by 4 of N. Find the number of questions solved by N. तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप ये देखो, ये L हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया. इसको मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं. इन्होंने कहा L ने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे 2 by 3 ऑफ M. अगर मैं M को यहाँ नीचे ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा आपका L upon M equals 2 by 3. तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर L ने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे तो M ने 3 करे होंगे. तो मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूँ कि L ने अगर 2 करे हैं तो M ने 3 करे होंगे. सिमिलरली M ने जो सॉल्व करे हैं वो करे हैं 1 by 4 ऑफ N. तो ये लॉजिक अगर मैं यहाँ लगाऊं तो M upon N क्या आ जाएगा 1 by 4. यानी कि जब M ने 1 करे होंगे तो N ने 4 करे होंगे. मतलब M ने 1 करे हैं तो इसने 4 करे हैं. अब अपन इन तीनों को अगर मिक्स करना चाहते हैं, एक साथ लिखना चाहते हैं, तो आप कब लिख सकते हो, जो कॉमन वैल्यू दोनों में है वो सेम होनी चाहिए. तो कुछ मत करो, इस वैल्यू में 3 से दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा 12. तो अब कॉमन हो गया 3. तो इन तीनों ने क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि इसने अगर 2 क्वेश्चन जब ये करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये 3 करता है और उसके करस्पॉन्डिंग ये करता है 12 क्वेश्चन. तो यहां से आप एक रिलेशन आपको पता चला. तो आप तो ये मान लो कि L जो है, L ने सिर्फ 2 क्वेश्चन करे हैं, M ने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे हैं और N ने जो है वो यहाँ पे 12 क्वेश्चन करे हैं. तो इनको ऐड कर दो तो तीनों ने टोटल कितने क्वेश्चन करे होंगे 17. अब अपने हिसाब से इन लोगों ने 17 क्वेश्चन करे, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है इस 17 की वैल्यू 1190. समझ पा रहे हो आप इसको. तो ये तरीका होता है कि आप अपने मन से जो वैल्यू आपने मांगी है रेशियो इन प्रोपोर्शन का, ये फॉर्मूला वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है. अब आपकी जो वैल्यू है उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी होगी जिससे आपको कंपेयर करना है. तो आपका 1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 70. अब आपके 1 की वैल्यू आ गई 70. ये आपसे क्या पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व बाय M. ये पूछ रहे हैं M ने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे. तो M ने अपने हिसाब से करे 3 क्वेश्चन सॉल्व. अपने 1 की वैल्यू आ गई 70. तो अपने 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 into 70. तो आपका आंसर आ जाएगा 210. इट विल बी योर करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ratio of two numbers become 4 by 5 if we add 9 to both numbers. The ratio before addition of 9 was 3 by 4. ठीक है, ये कह रहे हैं कि दो नंबर्स का रेशियो 3 by 4 था और ये हो जाता है 4 by 5 अगर हम दोनों में क्या करें 9 को ऐड कर दें. ठीक है, अगेन रेशियो इन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट. आप देखो कि यहाँ पे आपका देखो +1 हो रहा है और यहाँ भी आपका +1 हो रहा है. दोनों चीजें अगेन आप समझ लो, देखो दोनों चीजें आप फिर से समझो. यहाँ आपको पहली बार में वैल्यू मिल गई कि दोनों में सेम जो नंबर है वो ऐड हो रहा है. अगर ये नहीं होता तो अपन को कुछ कुछ यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ता और इनको इक्वल बनाना पड़ता. तो देखो 3 में मान लो आपके पास अगर रेशियो है 3 और 4, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों 1 1 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 4/5. क्लियर है. तो यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है दोनों में और ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 9 ऐड कर रहे हो आप. तो अपने 1 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 9. ये आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ नंबर्स. तो पहली वैल्यू क्या थी 3 and 4. अपने 1 की वैल्यू है 9 तो 3 की वैल्यू 27 and 4 की वैल्यू 36. तो 27 and 36 विल बी योर करेक्ट आंसर. अब यहाँ आपको जो मैंने तरीका बताया इसको अगर आप जब भी फॉलो करते हो, इसको जब आप फॉलो करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ इक्वल करना पड़ेगा. लेकिन एक और तरीका है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड है जिसको अपन लोग ऐसे यूज करेंगे. मैं बता दे रहा हूँ कि पहले आपने इनिशियल वैल्यू रखी, फिर फाइनल वैल्यू रखी और आपने देखा कि इसमें आप कितना ऐड कर रहे थे 9. तो आप यहाँ क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस निकालोगे. तो 3 5 कितना होता है 15 और इसका डिफरेंस निकालना है 4 4 16. तो ये डिफरेंस आया 1. मैं अगेन कह रहा हूँ डिफरेंस निकालना है. ठीक है, यहाँ आपने करा
4 9s एंड 5 9s कितना हो जाएगा 45 माइनस 36 यानी कि 9। ये जो वैल्यूज आती हैं इनको आपको कंपेयर करना होता है, तो आपकी 1 की वैल्यू 9 होगी, तो आपको सब निकालना क्या है, 1 की वैल्यू 9 तो 3 की वैल्यू 27, 4 की वैल्यू 36। आप ऐसे इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जय एंड रिया कैन फिनिश अ प्रोजेक्ट इंडिविजुअली इन 10 एंड 12 डेज। ठीक है, जय और रिया जो है, एक मैं यहां लिख लेता हूं जय और एक मैं लिख लेता हूं रिया। तो जय जो है वो 10 दिनों में और रिया जो है वो 12 डेज में कर लेती है। कॉन्सेप्ट जो आपको पता है, आप इनका एलसीएम लोगे तो टोटल यूनिट वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, यानी कि पर डे में ये कितना करेगा 6 यूनिट पर डे और ये कितनी करेगी 5 यूनिट पर डे। क्लियर। अब जय स्टार्ट वर्किंग अलोन एंड आफ्टर 4 डेज रिया ज्वाइंड हिम। यानी कि जय ने काम करना स्टार्ट करा और कितने 4 दिनों तक काम करा, तो 4 दिन में, एक दिन में कितना कर रहा था 6 यूनिट, तो 4 दिन में कितना कर लिया होगा इसने 24 यूनिट। टोटल काम कितना था आपका 60, तो 60 में से 24 माइनस करोगे कितना बचा 36 यूनिट काम बचा है। अब ये 5 दिनों के बाद रिया ने इसको ज्वाइन करा है, सॉरी 4 दिनों के बाद, तो ये जय और रिया दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में 11 यूनिट पर डे। 6 ये करता है 5 ये करता है, ऐड कर दोगे तो ये 11 यूनिट पर डे। तो 4 दिन तो अकेले काम करा, तो 24 यूनिट वर्क 4 दिन किसने करा है, जय ने अकेले। अब रिया आ गई, तो ये जो 36 यूनिट बचा है ये क्या कौन करवाएगी, रिया साथ में करवाएगी, दोनों मिलके करेंगे तो पर यूनिट पर डे सॉरी कितने 11 यूनिट करेंगे, यानी इनको अब काम करने में कितना टाइम लगेगा 3.27। ठीक है, ये रिपीट होता रहेगा 2727। क्लियर है। तो ये पूछ रहे हैं टोटल काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो देखो 4 दिन पहले जय ने कर ही दिया था और उसके बाद 3.2727 ये आपको बाद में करना पड़ा जब दोनों ने मिलके करा, तो ये टोटल काम कितने में हुआ 7.2727, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे कह रहे हैं एल एम जेड पी टी आर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ एल एंड टी इज 46, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ाया है कि कोई भी सीरीज जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो चाहे उस पूरी सीरीज का एवरेज ले लो, चाहे पहले और आखिरी 2 नंबर का एवरेज ले लो, चाहे सेकंड और सेकंड लास्ट का, थर्ड और थर्ड लास्ट का, ऐसे आप एवरेज ले लो तो वो सेम ही होता है। तो यहाँ अगर आपके 5 नंबर है एल एम जेड पी और टी और ये कह रहे हैं इन दोनों का एवरेज, मतलब इस पूरी सीरीज का भी तो वही एवरेज होगा, क्योंकि ये क्या है 5 इवन नंबर्स है एंड इवन नंबर्स एज वेल एज ऑड नंबर्स आर ऑलवेज इन एपी, क्योंकि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होता है 2 का। समझ पा रहे हो आप इस चीज को। तो अब यहाँ आपको करना क्या है कि ये जो 46 है ये इनका एवरेज है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने हैं 5, तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो ये आपका एवरेज होता है, यानी कहीं ना कहीं ये आपको किसकी वैल्यू दे दी 46, ये दे दी जेड की वैल्यू। समझ पा रहे हो, इन 5 में से जो बीच वाला नंबर जेड है वो इन पांचों का एवरेज होगा, और ये और वो चाहे आप पूरे का एवरेज निकाल लो चाहे आप पहले लास्ट का एवरेज निकाल लो सेम आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एपी का। अगर आपको नहीं पता तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, आप उस जाके उस वीडियो को देखो, थ्योरी वहां से आप पढ़ के आ सकते हो। तो अब z जो है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी 46, और क्योंकि ये इवन नंबर है तो अगला नंबर क्या आएगा जब आप इसमें +2 करोगे, तो अगला नंबर +2 करने के बाद क्या आएगा 48, और उसके बाद अगला नंबर +2 करने के बाद कितना आ जाएगा 50। तो t की वैल्यू हो गई 50, p की वैल्यू होगी 48, सिमिलरली m की हो जाएगी 44, माइनस करोगे यहाँ और ये हो जाएगी 42। अब आपसे हो सकता है एल की वैल्यू पूछते हैं, एम की पूछते हैं, पी की पूछते हैं, टी की पूछते हैं, इन्होंने टी की पूछी है, तो टी की वैल्यू कितनी होगी 50। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो परेशान नहीं होना है, कॉमन सेंस यूज करना है। ये कह रहे हैं अबाउट द नंबर ऑफ पेयर्स which have 5 as their HCF and 1148 as their LCM, we can definitely say that कि ऐसा one such pair exists, two such pair exist, three such pairs exist और no such pair exist। बहुत बेसिक चीज है, देखो मैं बता दे रहा हूँ। वैसे तो आपको याद होना चाहिए और नहीं याद है तो आप इसको ऐसे मान लो कि एक नंबर मान लो ax और दूसरा मान लो bx। ठीक है, तो इनका HCF क्या होगा x, x इज द लार्जेस्ट नंबर जो कि दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया HCF। इसका मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इनका LCM क्या निकल के आएगा abx। आप खुद सोच के देखो x इसमें भी है x इसमें भी है, तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि LCM को HCF पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, ये होता है abx और ये है x,
x से x कट जाता है, समझ पा रहे हो? ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको बिल्कुल आप याद करके रखो कि एलसीएम जो है वो एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ। कोई भी हो, 1 नंबर हो 50 नंबर हो, कोई इशू नहीं, लेकिन एलसीएम एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब आप सोच के देखो कि यहां लिखा है 1148 और एचसीएफ है 5, क्या ये इससे डिविजिबल है? नहीं है। जब कोई चीज का एलसीएम उसके एचसीएफ से डिविजिबल ही नहीं है तो ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ पा रहे हो? तो ये चीज याद रखो कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा कोई पेयर है ही नहीं। ठीक है, और अगर मान लो डिवाइड हो जाता तो फिर आप क्या करते हैं यहाँ पे, वो भी देख लो। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता कि आपका जो एलसीएम है वो 120 है और एचसीएफ मान लेते हैं यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। अब देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने के बाद क्या आ रहा है 12। मैंने अभी बताया कि एक नंबर ax और दूसरा bx अगर होगा तो ab में कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा x और एलसीएम होगा abx। तो जब आप डिवाइड करते हो एलसीएम को एचसीएफ से तो यहाँ आप क्या करते हो, ए बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो ये जो वैल्यू आई है 12, ये किसकी वैल्यू आई है? ए बी की। तो अब आपको ए बी की ऐसी वैल्यूज पता करनी है जिनमें कुछ भी कॉमन आपस में नहीं हो, क्योंकि हमने एक्स को बड़े से बड़ा वो नंबर माना था जो दोनों में कॉमन है। इट मींस कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वरना एक्स जो है वो आपका एचसीएफ नहीं होगा। तो अब अगर डिविजिबल होता तो आप यहाँ बस सेट निकालते कि या तो 1 और 12, ठीक है, या 2 और 6, या फिर 3 और 4। तीन आपके सामने ऑप्शन है, ऐसे पेयर बन सकता है। लेकिन 2 और 4 में और 2 और 6 में 2 कॉमन है तो आप इस पेयर को कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो आपके सामने फिर दो ऑप्शन आ जाते हैं, आप कहते हैं दो ऐसे पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, समझ पा रहे हो? ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि अगर मान लो वो डिवाइड हो जाता है फिर क्या करते हैं। चलो, ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन आशीष एंड बॉबी 3/5 of the total voters promised to vote for Ashish and 2/5 of the promised to vote for Bobby. On the voting date, 20% of the voters went back on their promise to vote Ashish and 15% of the voters went back on their promise to vote for Bobby. Find the total number of votes if Ashish won by 800 votes. ठीक है, देखो जल्दी से इसको करवाते हैं, एक मिनट। ये कह रहे हैं कि एक बंदा है आशीष और एक बंदा है यहाँ पे बॉबी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 2/5 लोगों ने इसको प्रॉमिस करा था वोट देने का, सॉरी 3/5 ने इसको करा था, 2/5 ने इसको करा था। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि अगर टोटल मेरे पास 5 वोटर्स होते तो 3 बोल रहे हैं कि हम आशीष को वोट देंगे और 2 बोल रहे हैं कि बॉबी को वोट देंगे। क्योंकि परसेंट का कॉन्सेप्ट है तो मैं इसको, देखो आप मानने को तो कुछ भी मान सकते हो, 100 मानते 60-40 कर लो, मैं इसको मान ले रहा हूँ 500 ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पे बाद में आपको 20% 15% निकालना है तो यहाँ से फिर इजी हो जाएगा। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने आपको ये मान लिया, एक मिनट, मैंने तो ये मान लिया कि मेरे पास टोटल वोटर्स हैं 500, तो 300 क्या बोले कि हम भैया आशीष को वोट देंगे और 200 बोले कि हम बॉबी को वोट देंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज। अब ये कह रहे हैं कि 20% वोटर्स ने इसको धोखा दे दिया, दे वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस, और 15% ने इसको धोखा दे दिया। इसका क्या मतलब है कि 20% वोटर्स क्या हो गए, इस 300 के जितने इसको देने वाले थे उसके 20% वोटर कितने हो गए, ये हो जाएंगे 60। यानी 60 ने इसको धोखा दे दिया, इसको वोट नहीं दिया। तो 300 इसको मिलने वाले थे, उसमें से 60 ने नहीं दिया तो 60 को अपन माइनस कर देंगे। लेकिन खास बात क्या है कि इन 60 ये दे वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस, इनको धोखा दे दिया, इनको वोट नहीं दिया। कहा था कि हम आपको वोट देंगे लेकिन नहीं दिया, उन्होंने किसी और को दे दिया। और किसी और का क्या मतलब, दो ही तो कैंडिडेट है, ये वोट कहाँ चले गए, 60 इधर। सिमिलरली 15% ऑफ 200 इन्होंने इसको धोखा दिया, ये कितना आ जाएगा 30। तो 30 यहां से माइनस होगा और इसने अगर बॉबी को नहीं दिया तो इन लोगों ने किसको दे दिया होगा, आशीष को। तो यहाँ आपने इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 270, और यहाँ पे आप करा तो ये आ गया 230। ठीक है, अल्टीमेटली जीता कौन आपके डेटा के हिसाब से, आशीष। कितने वोटों से, 30 वोटों से। और इसके हिसाब से देखो क्या लिखा है कि आशीष वोन बाय 800 वोट्स, ठीक है ना। सॉरी मैंने 30 लिख दिया, 40 वोट से ये जीता यहाँ पे। ठीक है, 470 और 430, सॉरी 270 और 230 है, तो 40 वोटों से ये जीता है। और इस 40 की वैल्यू आपको दे रखी है 800, तो आपके 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो अपने 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20।
ये पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताओ, तो हम लोगों ने कितने माने थे 500, और अपने वन की वैल्यू कितनी आई 20, तो अपने 500 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 10,000। तो 10,000 जो लोग रहेंगे वो टोटल आ जाएंगे। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, ये मैंने शायद दूसरे किसी क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे कॉपी कर दिए। इसमें किसी एक को आप 10,000 कर लो, 10,000 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, द गेन परसेंटेज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो आपने क्या करा, आपका ये कह रहे हैं कि 12 पेन जो है इनका कॉस्ट प्राइस जो है 8 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है, 8 पेन के सेलिंग प्राइस। मैं मान लेता हूं कि 1 रुपए में आपने एक पेन खरीदा था, तो आपने 12 पेन कितने में खरीदे होंगे 12 रुपए में। और ये कह रहे हैं कि जो 12 पेनों का कॉस्ट प्राइस था वो सेलिंग प्राइस है 8 पेन का, यानी आपने 8 पेन बेच दिए 12 रुपए में। अब क्योंकि आपने 1 रुपए में एक पेन खरीदा था, तो आपने 8 पेन कितने में खरीदे होंगे, आपने 8 रुपए में। और ये कह रहे हैं कि 8 पेन आपने बेच दिए 12 रुपए में। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो आप तो 8 पेन पे काउंट करोगे, उनका कॉस्ट प्राइस है 8 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज, तो 8 रुपए में कोई चीज खरीदी थी और 12 में बेच दी, यानी आपने 4 रुपए का प्रॉफिट करा। और 4 रुपए का प्रॉफिट 8 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 50%। तो आपको इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में कितने का फायदा हुआ 50% का। A sum of rupees 14,000 amounts to 22,400 after 12 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा क्या होता है कि हर साल सेम अमाउंट बनता है। जैसे मान लो अगर 1,000 रुपीज आपने लगाए 5% के रेट पे, या मान लो 10% के रेट पे, तो एक साल बाद इस पे आपका इंटरेस्ट बनेगा 100, उसके अगले साल फिर से 100, फिर अगले साल फिर से 100, यानी 100 ऐड होते चला जाएगा। एक साल बाद 1100, अगले साल 1200, अगले साल 1300, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड में क्या होता है कि 10% अगर है तो फर्स्ट ईयर में अगर आपका 1100 हो गया, तो अगली बार में 1100 का 10% होगा। तो ये बेसिक फर्क होता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये कह रहे हैं आपसे कि 12 सालों का आपका जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना हो गया 22,000 हो गया, 22,400। इनिशियली कितना था 14,000, तो मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें टोटल आपका जो इंटरेस्ट बना वो कितना हो गया 8,400, ठीक है। ये कितना होगा 12 सालों में, क्योंकि हर साल इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा कि 1 ईयर में कितना बना होगा। इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो ये आ जाएगा 700। और ये 700 जो है 14,000 का कितना है, आप खुद ही सोच कर देख लो, 700 अपॉन 14,000 कर लो, इसको इससे उड़ा दो, तो ये कितना आ जाएगा 1/20, और 1/20 कितना होता है 5%, यानी आपकी इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाएगी 5%। देखो, आपको फॉर्मूला वर्मूला लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। आप अगर फॉर्मूला वाले पर्सन हो तो भी आप फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक मेथड से जाओगे तो आप इसको मन में भी सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फॉर्मूला वाले इंसान हो तो PRT अपॉन 100 आप लगाओगे, ठीक है। रेट आपको निकालनी है, प्रिंसिपल है 14,000, टाइम आपका 12 साल है, ठीक है, 100 अपॉन में लिखा है, और ये कितना हो रहा है 8400। तो ये 2 जीरो से पहले तो ये 2 जीरो उड़ाओ, इस 1 जीरो से ये उड़ा दो। अब 12 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा 70, और 14 5 जार कितना आ जाएगा 70, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5%। तो आप जैसे भी इंसान हो कोई इशू नहीं है, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करो कि अगर आप बेसिक मेथड्स पे जाओगे तो आप मन में भी सॉल्व कर पाओगे, वो ज्यादा बेटर है। अब ये कह रहे हैं आफ्टर वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, रोहन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 45 minutes. How much time will Rohan take to cover the same distance if instead of walking he starts running at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर? अब देखो, आप लगाओ फॉर्मूला और आप फॉर्मूला लगाते रह जाओ। मैं आपको दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि पहले उसकी स्पीड थी, इसको मैं स्पीड लिख लेता हूँ, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ टाइम। तो पहले उसकी स्पीड थी 1 और अब हो गई 15। समझो बात को, 1 से कितनी होगी, सॉरी 5 से कितनी होगी 15, यानी इनका रेशो कितना है 1:3 का। यानी स्पीड अगर 1 से 3 हो रही है तो टाइम क्या हुआ होगा 3 से 1 हो गया होगा। सिंपल सा रिलेशन, स्पीड एंड टाइम दे बोथ आर इन द इनवर्स रेशियो। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? आपने पढ़ा होगा कि इनवर्स रेशियो में क्या होता है कि अगर स्पीड 1 से 2 हुई है तो टाइम 2 से 1 हो गया होगा।
अगर स्पीड में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है तो उसमें कुछ डिक्रीमेंट हुआ होगा टाइम में, और वो अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूले को लगा दो, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा 1। इनको टाइम ही तो पूछा है कि आप कितना टाइम लगेगा, तो जो 3 है उसकी वैल्यू दे रखी है 3 आवर 45 मिनट्स। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर दो आर को भी और मिनट को भी, तो आर को डिवाइड करा तो क्या आ गया 1 आवर, 45 मिनट को डिवाइड करा तो आ गया 15 मिनट। तो 1 आवर 15 मिनट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। देखो अगेन, आप फॉर्मूला वाले पर्सन हो, आप फॉर्मूला लगाओ निकालो, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आप सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पर नहीं कर सकते। When each side of a cube is doubled, determine percentage increase in its surface area। आपसे पूछा जा रहा है कि क्यूब की अगर साइड को डबल कर दे तो उसका परसेंटेज इंक्रीज। इस वर्ड को याद रखो, देखो वर्ड्स में ही खेलना होता है, क्वेश्चन आपका वर्ड में खेल जाएगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि उसका सरफेस एरिया अब कितना हो गया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि बताओ परसेंटेज इंक्रीज कितना हो। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो एक चीज आप हमेशा याद रखो, देखो यहाँ रेड, यहाँ पे क्या होता है, साइड होती है ए, एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, और अगर क्यूब पूछ रहे होते तो उसका सॉरी वॉल्यूम पूछ रहे होते तो क्या हो जाता है ए क्यूब। क्लियर। आप रेशियो हमेशा निकाला करो साइड का। अगर आपने साइड का रेशियो निकाला a1:a2, अब आपसे एरिया का पूछ रहे हैं तो आप क्या करोगे 6a1 स्क्वायर अपॉन 6a2 स्क्वायर। 6 से 6 तो कट गया ना, तो आप ये कह सकते हो सीधा सीधा। सिमिलरली अगर a क्यूब निकालना होता तो अपन क्या करते a क्यूब अपॉन a1 क्यूब अपॉन a2 क्यूब। तो आप यहाँ देख रहे होगे कि जो भी आपकी साइड का रेशियो होता है, एरिया में उसी का स्क्वायर हो जाता है और वॉल्यूम में उसी का क्यूब हो जाता है। बस इतनी सी चीज आप यहाँ याद रखो और कुछ भी याद नहीं रखना। तो ये आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक मिनट, ये आपसे कह रहे हैं कि आपने मान लो साइड पहले 1 थी तो अब आपने 2 कर दी। ठीक है ना, आपने कर दी 1 से 2, तो एरिया कितना हो गया होगा इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया होगा 1/4। समझे बात को। अब अगर ये आपसे पूछ रहे होते कि वो कितना टाइम्स हो गया एरिया उसका, ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे इंक्रीमेंट कितना हुआ। तो 1 से हुआ 4, यानी 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, और 1 से अगर 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 3 1 का कितना परसेंट हो जाएगा 300%। अगर ये पूछते कि बताओ अब फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाता 400%, या आप बोलते हैं 4 टाइम्स। क्लियर है। लेकिन इन्होंने इंक्रीमेंट पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज, तो वो हो जाएगा 300%। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 11, सपोज अ नंबर x is decreased by 4 and later divided by 5। इसको ऐसे ही कर दो, मान लो डिक्रीज करा 4 से, डिवाइड करा 5 से, तो ये कह रहे हैं द आउटपुट इज 8, तो x - 4 क्या हो जाएगा 40। ठीक है, और x हो जाएगा 44। चलो आगे बढ़ो। कैलकुलेट द रिमाइंडर इफ 8 is subtracted from the number and then it is divided by 4। तो इसमें से ये कह रहा है 8 को वो करके और 4 से डिवाइड करो। देखो इससे ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, और 9 इसका कोशेंट आ जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, रिमाइंडर पूछ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नहीं पूछा, इसको चाहे आप अलग अलग कर दो, ये 36 आ जाएगा, इसमें से आप 8 माइनस करोगे और 4 करोगे तो ये पूरा पूरा 9 टाइम्स चला जाएगा और 0 रिमाइंडर बचेगा। जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा पूरा, तो वहां पे रिमाइंडर होता है 0। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो गया 0। चलो, if two unbiased dice are rolled together then find out the probability to get a number whose product is an even number। ठीक है, अब दो डाइस आपके फेंके गए, एक डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2। यहाँ क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी यही आ सकता है 1 2 3 4 5 6। आपको पता होना चाहिए टोटल कॉम्बिनेशन इनके कितने बनते हैं, 36 टोटल बनते हैं। कैसे बनते हैं 36, देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 मान लो और 6। मान लो पहले वाले केस में 1 आया तो इसके करस्पॉन्डिंग 6 वैल्यूज हैं यहाँ पे, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 आ सकता था। सिमिलरली यहाँ भी 6 वैल्यूज, यहाँ भी 6 वैल्यूज। तो अगर अपन ये देखें इस तरह से, जब आप परम्यूटेशन पढ़े होगे कि पहली जगह कितनी चीजें आ सकती थी, 6 प्रोबेबिलिटी थी, 1 2 3 4 5 6। दूसरी जगह भी 6 थी, तो 36 टोटल आपके काउंट हो गए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जैसे जो वो बनेंगे कॉम्बिनेशंस, तो वो कितने बनने चाहिए कि दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो आपको पता होना चाहिए इवन नंबर में जब इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर आपका क्या आता है, इवन नंबर। ऑड में जब इवन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो भी क्या आता है, इवन नंबर। लेकिन ऑड में जब ऑड का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आता है आपका, ऑड नंबर्स। इवन के केस ज्यादा है, ऑड के केस कम है। तो आप ये निकाल लो कि ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऑड कब कब आ सकता है, जब पहली जगह पे लिखा हो 1 3 एंड 5,
और दूसरी जगह पे भी लिखा हो 1 3 एंड 5। समझ पा रहे हो? मतलब पहले डाइस पे कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी चीजें आप ले सकते हो, कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 में से आप सिर्फ 1 3 5 रख सकते हो। और दूसरी जगह भी आप यही रखोगे, तभी जाके आपका क्या होगा, तभी जाके आपका ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर आने के चांस कितने हो गए? 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9/36 यानी 1/4। अगर ये ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो इवन आने की कितनी हो जाएगी? 3/4, दैट इज 75%। क्लियर है? आपको अगर ये तरीका समझ में नहीं आता है तो आप एक और काम कर सकते हो कि भैया बैठ के फिर आप गिनो कि कितनी बार में कौन सी चीज आएगी। तो आप ऐसे गिन लो कि देखो पहले बार पे 1 1 आ सकता है, ठीक है, फिर 1 2 आ सकता है, फिर 1 3 आ सकता है, फिर 1 4 आ सकता है, ठीक है, फिर 1 5 और 1 6 आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही फिर 2 के संग में केस होंगे, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, फिर 5 के साथ एंड 6 के साथ। तो आप खुद सोच के देखो, जब 1 1 है तो ऑड है, 1 3 पे ऑड होगा, 1 5 पे ऑड होगा। तो तीन जो है, तीन तरीके इधर है। अब जब 2 आ गया तो 2 तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ इवन नंबर ही आया होगा। तो 2 4 और 6 को यहाँ से हटाई दो, तो आपके पास में तीन ऑप्शन बनेंगे। यहाँ तीन ऑप्शन है, 3 वाले केस में भी तीन ऑप्शन होंगे और 5 में भी तीन ऑप्शन होंगे। तो अगेन आपका कितना? 9 ऐसे तरीके होंगे जब आपका क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट ऑड आएगा। ऑड में ऑड की प्रोबेबिलिटी आपने माइनस कर दी तो इवन की आ गई, ठीक है। चलो, फाइंड एंगल एक्स। आपको यहाँ पे एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें करना क्या था अपन को, कि ये एक रूल है कि कोई भी कॉर्ड होती है या कोई दो पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये दो पॉइंट है, इनको मिला देते अगर मैं यहाँ पे, तो बीसी मान लो एक कॉर्ड होगी। तो हालांकि कॉर्ड पे ये फॉर्मूला है, लेकिन आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो जो कि सरकमफ्रेंस पे हो। तो जब ये सरकमफ्रेंस है, जब ये एंगल डालते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी डालते हैं और दूसरा डालते हैं सेंटर पे, तो जो सेंटर पे एंगल है वो डबल होता है ये दूसरी सरकमफ्रेंस के पास में जो एंगल है उससे। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये वाला एंगल डालते हैं, ये भी, तो ये एंगल अगर मान लो x होता तो ये 2x होता। ये कोई भी एक एंगल यहाँ पे डाल सकते थे इस तरीके से। तो आप ये देखो बस कि सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट है, वो जो सेंटर सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं, और वो जो दूसरी सरकमफ्रेंस पे किसी एक पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं, तो जो ऊपर वाला है, जैसे एंगल ए जो यहाँ पे है, एंगल ए से डबल होगा जो सेंटर पे बन रहा है, ठीक है। ये जो सेंटर ए जो है, इससे डबल होगा जो सेंटर पे बन रहा है एक्स। तो कहीं ना कहीं आप क्या करो कि ए की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी? देखो, ये 20 एंगल है, ये 30 एंगल दिया है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको O मान लूं, तो क्या यहाँ पे OB इक्वल OA इक्वल OC ये रेडियस नहीं है क्या? रेडियस है ये तो। यानी ये साइड जो है और ये साइड है, सॉरी ये साइड जो है, दोनों इक्वल है। तो जब इक्वल साइड है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये अगर 20 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 20 होगा। सेम इज द केस विद दिस ट्राइंगल। तो ये 30 अगर है तो ये कितना होगा? 30। यानी ए टोटल कितना आ गया? 20 प्लस 30 यानी कि 50। और 50 का डबल एक्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो, फोर्थ क्वेश्चन। For what values of b and c would the equation x square plus b square bx plus c equal 0 have the roots equal to b and c? bc की किस वैल्यू पे इनके रूट्स भी bc होंगे? ठीक है, तो एक तरीका तो है कि आप दोनों को वेरीफाई करके देखो, दूसरा तरीका है इक्वेशन बनाओ। जैसे आपके सामने इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। मैं मान लेता हूँ कि बी और सी इसके रूट्स हैं, तो बी प्लस सी क्या हो जाता? सम ऑफ रूट्स क्या होता था? माइनस का बी अपॉन ए, और ए की वैल्यू तो 1 है तो ये कितना आ जाएगा? माइनस बी। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है? सी अपॉन ए, तो ए की वैल्यू 1 है तो ये आ गया सी। तो इस इक्वेशन से आप देखो, इस इक्वेशन से क्या आएगा? b को इस तरफ ले आओ तो 2b प्लस सी इक्वल्स क्या आ जाएगा? 0। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो कि bc इक्वल सी है, c से c कैंसिल कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 1। समझ पा रहे हो? b की वैल्यू आ गई 1। अब b की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। यानी एक ऑप्शन तो क्या है? 1 और -2 आपके सामने अवेलेबल है। तो 1 और 2, यानी कि देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ अपन ने एक गड़बड़ कर दी कि अपन ने सी को सी से उड़ा दिया। ये अपन को नहीं करना चाहिए था। देखो मैं बता रहा हूँ क्यों। अपन यूजुअली कर देते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। इसका रीजन है कि अपन को नहीं पता, क्या पता अगर सी की वैल्यू 0 होती तो फिर सी से सी कट थोड़ी होता, 0 से 0 कैंसिल तो नहीं होता है। तो आप कभी भी मत कट करा करो ऐसे केस में, आप मत कट करा करो ऐसे केस में। मैं बता रहा हूँ इंस्टेड आप क्या करो उसकी जगह पे।
ठीक है, अरे यार पूरे रुक जाओ, ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा माइनस बी, एंड बी सी कितना हो जाएगा सी। तो आप इसको ऐसे लिखो, बी सी माइनस सी इक्वल 0, तो सी कॉमन लोगे तो बी माइनस वन इक्वल 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और बी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर आप इस इक्वेशन में, इस वाले में सी की वैल्यू जो है वो 0 रखते हो, तो बी इक्वल, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। तो अब आप इस इक्वेशन पे आ जाओ, यहाँ पे ये इक्वेशन बी इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा 2b प्लस सी इक्वल 0। अब यहाँ देखो, अगर आप c की वैल्यू यहाँ 0 रख दोगे तो b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, तो b और c क्या हो जाएंगे 0 0 भी हो सकता है। अगर b की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख दोगे, 2 इंटू वन प्लस सी इक्वल 0, तो c की वैल्यू हो जाएगी -2। तो 1 -2 भी एक वैल्यू हो सकती है, और एक वैल्यू होगी 0 0, तो ये हो जाएगा 1 -2 एंड 0 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप चाहते तो आप वेरीफाई भी कर सकते तो उसको वैसे। चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं फ्रॉग इज सिटिंग ऑन वर्टेक्स पी ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस, it start jumping to the immediately adjacent vertex on either side in random fashion, okay, and stops when it reaches to point R, okay, and how many ways can it reach point R if it makes exactly 9 jumps? कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो, ये क्या कह रहे हैं इसको समझो, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब यहाँ मान लो पी पे एक फ्रॉग बैठा है, और ये बस एडजेसेंट साइड पे जा सकता है, मतलब पहली जंप करी और ये पी से क्यू पे आया, तो अगली जंप में या तो ये आर पे आएगा या ये वापस पी पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको पी से आना आर पे है, और इसने 9 जंप्स ली हैं क्वेश्चन के हिसाब से, तो 9 जंप्स में आपको बताना है। अब आप एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करो जो मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, और ऐसी चीजें यहाँ आपको ऑब्जर्व करनी होती है। देखो, पहली जंप में आ सकता है यहाँ पे, और फिर दूसरी जंप में आ सकता है आर पे। मतलब आर पे अगर इसको आना है, तो मैं मान लेता हूँ पहले ये क्यू पे गया, फिर ये आर पे गया, तो 2 जंप लगेंगे इसको आर पे आने में। फिर मैं मान लेता हूँ कि इसने यहाँ पर ये करा कि पहले पी से क्यू आया पहली जंप, फिर क्यू से पी आया सेकंड जंप, फिर पी से क्यू आया थर्ड जंप, और फिर क्यू से आर आया, यानी कि चौथी जंप में आ सकता है। या तो ये 2 जंप में आएगा या 4 जंप में आएगा। चलो, या तो ये यहाँ से एस पे जा सकता है, बस एडजेसेंट बगल वाले में जा सकता है, तो एक जंप ये, और दूसरी जंप में यहाँ आ सकता है ये। या फिर ये क्या कर सकता है, पहली जंप, दूसरी जंप, तीसरी जंप, और फिर ये चौथी जंप, तो 4 जंप में आएगा। ज्यादा में भी आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपनी ऑब्जर्व करने वाली यहाँ पे बात है वो क्या है, कि ये पी से आर पे सिर्फ तभी आ सकता है कि जब ये जंप इवन नंबर में ले। आप उठा के देखो, कोई भी आप यहाँ पे तरीका आजमा लो। आप इसको देखो, चाहे जैसे करके देख लो। ये पी क्यू आर एस, मैं मान लेता हूँ ये आया पहली जंप, दूसरी जंप, फिर तीसरा यहाँ गया, फिर चौथा यहाँ गया, फिर पांचवा यहाँ गया, और छठवा देखो 6 जंप के बाद आ रहा है। तो ये हमेशा जब जंप लेगा, तो ये इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ जंप्स लेगा, तभी ये आ सकता है पी से आर पे। और इसने जंप कितने लिए हैं, 9 जंप्स। इसका सीधा सीधा मतलब है 9 जंप्स लेके ये पी से आर पे कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जब ये आ ही नहीं सकता है, तो कितने नंबर ऑफ तरीके होंगे, 0। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। ठीक है, अगर यहाँ 10 लिखा होता तो फिर आपको देखना पड़ता कि ये कितने तरीकों से आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ इवन तरीकों से आ सकता है, ये आपने अभी ऑब्जर्व करा। चलो, अब ये कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 इज 78। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स? अब 4 के मल्टीपल्स हैं, आप खुद सोच के देखो। अगर 4 के मल्टीपल्स ए बी सी डी हैं, तो इनमें आपस में गैप कितना होगा, इसमें आपस में गैप कितना होगा, +4 का। इनका एवरेज कितना होगा, बी और सी के बीच में कोई नंबर होगा। ठीक है, बी में अगर आप +2 कर दो, एक्स एक नंबर है, एक सेकंड यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा, मान लो ए बी सी डी है, और ये 4 के मल्टीपल्स हैं, तो इनमें गैप कितना होगा, +4 इनका एवरेज मान लो x है, तो ये कितना होगा, b में जब आप +2 ऐड करोगे तो x आएगा, इन दोनों के बीच का नंबर ना। यही तो अपन ने एवरेज में सीखा है, और क्या सीखा, जो जिसने ट्रिक से सीखा होगा, तो ये एक तरीका सीखा है अपन ने। तो इनका एवरेज में मान लेता हूं a b x, मान लो एवरेज है, फिर c और d, तो x क्या होगा b +2, और ये क्या होगा
+2 करोगे तो C आएगा, और इनके आपस में बीच में कितना होगा, 4 4 4 का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल है, और ये एवरेज वैल्यू ये दे रखे हैं 78, तो +2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 84। सिमिलरली -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 76, और इसमें से भी 4 माइनस करेंगे तो आएगा 72। आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालना था, तो आप 72 मल्टीप्लाइड बाई 84 करोगे तो 4 2 आर 8, 28 एंड 16 ये कितना हो जाएगा 44, 7 8 आर 56 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 60 48। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होगे। एवरेज पे मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता है आप सीखो थोड़ा सा, देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी, उसके बिना एग्जामिनेशन तो आपके निकलने से रहे। चलो, डिवाइड ₹210 इन द रेशियो ऑफ 2:3 4 5, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देन द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स आर, आप तो ये मान लो जिस रेशियो में नंबर है वही नंबर है, मान लो मेरे पास में 2 3 4 5 है, ये इस रेशियो में नहीं, मैंने तो इतने अमाउंट में बांटा है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना होगा 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके सामने 14, और इस 14 की वैल्यू क्वेश्चन में टोटल अमाउंट की कितनी दे रखी है 210, ये टोटल अमाउंट है, तो मेरे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। क्लियर है, डिवाइड कर दो उसको। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरे 1 की वैल्यू 15 है, ये पूछ रहे हैं अमाउंट कितना होगा, मतलब जो आपने डिवाइड करा है जो, तो एक को 2 मिला, एक को 3, एक को 5, एक को सॉरी 4, एक को 5, तो इनकी बस वैल्यू निकाल लो। मेरी 1 की वैल्यू 15 है तो इसकी हो जाएगी 30, 3 की हो जाएगी 45, 4 की हो जाएगी 60, ठीक है, इसकी हो जाएगी 75। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80. There are 65 students in a class. 39 rupees are distributed among them so that each boy gets 80 paisa, each girl gets 30 paisa. Find the number of boys and girls in the class. ठीक है, इक्वेशन बना के कर लो, कुछ भी समझ में अगर नहीं आए तो बॉय प्लस गर्ल कितना हो जाएगा 65। बॉय को मिला 80 पैसा तो मैंने 80 इंटू बॉय लिखा, नंबर ऑफ बॉयज मान लेता हूं मैं बी को, और गर्ल को मिला 30 पैसा तो 30 इंटू जी इक्वल्स। अब देखो पैसा अगर आपने यहाँ लिया है तो पैसे में पैसा ऐड करोगे तो पैसा आएगा, रुपए नहीं आएगा, तो यहाँ आप 39 रुपए ना लिख के इसको पैसे में कन्वर्ट करोगे। अब क्या है देखो 0 0 0 कॉमन है तो कट जाएगा, तो 8b + 3g इक्वल्स कितना आ जाएगा 390। ठीक है, इसको भी एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में और यहाँ लिख लो, तो 3b + 3g इक्वल्स ये आ जाएगा 195। इसमें से आप इसको जब माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये तो कट जाएगा, लेफ्ट साइड में बचेगा आपका 5b और राइट में बचेगा 195, तो बॉयज का नंबर कितना आ जाएगा 3 और 9 39। 39 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 65 में से आप 39 को ऐड सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा 26। तो 39 और 26 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो, M and O together started a business in partnership. The ratio of their capital is 954. If their annual profit is 27,000, then what is N share in annual profit? देखो यहाँ पे सबने इक्वल नंबर ऑफ टाइम के लिए करा है तो इनका शेयर भी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये कि आप इसको ऐसे निकालो कि पता चला 9 5 और 4 में रेशियो में है, और ये क्या है M N और O, तो या तो ऐसे निकालो कि N का शेयर कितना होगा 5 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 80 ऑफ 27,000, या तो एक तरीका ये है, या एक तरीका ये है कि आप यही मान लो कि इसने 9 रुपए लगाए, इसने 5 और इसने 4, तो टोटल रुपए लगा के जो भी प्रॉफिट हुआ होगा इनको प्रॉफिट भी इसी रेशियो में हुआ होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 18 रुपए का प्रॉफिट जिसकी वैल्यू दे रखी है 27,000, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500, ठीक है। तो आपसे पूछी है 5 की वैल्यू यानी n की वैल्यू पूछी है, मतलब 5 की वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे 7500, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Now, A travels 1/4 of the distance at a speed of 48 kilometers and remaining distance at a speed of 36 kilometers per hour. The total distance is covered in 3 hours 45 minutes. What is the total distance traveled? आप सोच के देखो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि 1/4 चलिए तो उसको 1 मान लो, 3/4 आपने चली है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है इसमें 1 किलोमीटर मान लो चला 48 आवर से, और 3 किलोमीटर इसमें मान लो चला 36 किलोमीटर पर आवर से। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ये तो आपको पता है डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा इसको समझो,
आपको पता है जो टोटल टाइम है वो किसके इक्वल होगा, t1 प्लस t2 के इक्वल होगा, और ये क्या होगा, डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1, और ये क्या होगा, डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2। मैं यही कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस 1 जो इसका 1/4 पार्ट है वो 1 है, तो आप अपनी देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 4, 1/4 को मैंने 1 माना, 3/4 को मैंने 3 माना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 1। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे 48 किलोमीटर, तो ये टाइम आया होगा आवर्स में आया होगा, और ये यानी कि जितने इसमें 1/4 स्पीड चली वो इतने आवर में चली, 3/4 जो चली वो इतने आवर में चली, और ये टोटल इक्वल है 3 आवर 45 मिनट्स को अपन कैसे लिखेंगे 3/4 आवर। तो ये आ गया अपना आंसर। अब यहां से अपन 1 की वैल्यू निकालेंगे, इसको कट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है। इसका वो निकालोगे तो ये आएगा 144, ये आ गया अपना 4, और ये कितना आ गया 12, एक सेकेंड, 12 से तो 12 टाइम्स ही जाएगा, और 4 से ये 3 टाइम्स जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 3 4 12 प्लस 3 15/4, ठीक है। तो ये देखो 3 प्लस 12 जो है ये पूरा नंबर 15 है, 15 से 15 उड़ा दो, और 4 से इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 36। तो यानी कि आपकी 1 की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 36, और आपकी टोटल डिस्टेंस पूछिए तो वो अपन ने मानी थी 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 36, यानी कि 144 आपकी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। 21st क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई, ये दो चीजें दी है, log 3125 5 की पावर 25। तो आपको मैंने एक यहाँ पे सीधा सीधा वो बताया था इसकी आइडेंटिटी, कि अगर a की पावर q है, ये बेस है a, और b की पावर p है, तो जो बेस जो मेन नंबर होता है उसकी पावर ऊपर, बेस की पावर नीचे, और ये हो जाएगा लॉग बेस वहां पे रहेगा और नंबर अपनी जगह पे रहेगा। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, अब ये क्या हो जाएगा लॉग, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे लॉग 3125 को मैंने लिखा 5 की पावर 5, और 5 की पावर 25 ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस लॉग 125 को मैंने लिखा 5 क्यूब, और ये जो नंबर है इसको मैं 5 स्क्वायर लिख देता हूँ, जो स्क्वायर करूंगा तो ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पावर है ये कितनी हो जाएगी 120। अल्टीमेटली यहाँ क्या सीन आएगा, 25 ऊपर आएगा, और अपॉन में जो बेस की पावर 5 है तो ये नीचे आ गया, और ये क्या बचेगा लॉग बेस में 5 और 5 की वैल्यू प्लस, यहाँ क्या बचेगा 120 आएगा ऊपर, ये जो इसकी नंबर की पावर है वो ऊपर आएगा, और जो बेस की पावर है वो नीचे आ जाएगा, बचेगा क्या लॉग 5 एंड 5। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसकी वैल्यू होती है 1। मैंने आपको सिखाया था कि अगर लॉग ए बेस पे ए की वैल्यू निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो हम लोग अल्टीमेटली अब करेंगे क्या, हमारे पास बच क्या जाएगा, बस आप उसको देखो यहाँ पे, हमारे पास बच जाएगा 25/5, इसकी वैल्यू तो अपनी पूरी की पूरी 1 हो गई, प्लस 120/3। तो आप सोच के देखो, इससे ये कटेगा तो आ जाएगा 5, और इससे ये कटेगा तो आ जाएगा 40, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 + 40 यानी कि 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं 6 numbers are in the ratio of 2:3:4:6:7:10 and their LCM is 71400. Find the difference between the average of second and second last numbers and the average of third and third last numbers. तो सबसे पहले देखो इनको करने का क्या तरीका है, आप तो जो रेशियो जो दे रखा है आप मान लो कि वो ही आपके नंबर है, और इनमें देखो एक वैल्यू कंपेयर करने के लिए दी जाती है, जैसे यहाँ एलसीएम दिया है, आप एचसीएफ भी दिया जा सकता था या कुछ और दिया जा सकता था कंपैरिजन के लिए। तो आपने मान लिया कि 6 नंबर ये है, तो आपका पहला जो काम है यहाँ पे, आप पहला काम करोगे कि आप अपने हिसाब से इनका एलसीएम निकालो, क्योंकि कंपैरिजन के लिए एलसीएम दिया है, एलसीएम निकालो। तो देखो 2 और 4 का तो क्या हो जाएगा 4, 3 और 6 का क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब 7 और 10 एक अलग ही तरह के नंबर्स है, चलो इनका ले लो आप यहाँ पे, ये कितना आएगा 2 से डिवाइड करा तो 2 3 7 और 5, यानी अब एक बार आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 3 7 और 5 से, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आ गया एलसीएम, और इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी है 71400, ठीक है। तो 5 2 जार कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो इन दो को काट दोगे तो एक जीरो आप यहाँ से हटा सकते हो, 7 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 1020, ठीक है। 2 से कट करोगे इसको तो ये आ जाएगा 510,
एंड 3 से आप कट करोगे तो आ जाएगा 170, यानी आपके 1 की वैल्यू क्या आ गई 170। ये रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे इसी पे बन सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ सेम टाइप पे क्वेश्चन कितने तरह से बन सकते हैं। ये आपसे पूछ सकता था कि आप बताओ कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, तो आप देखो आपके 1 की वैल्यू 170 आई, तो स्मॉलेस्ट नंबर है 2, तो ये कितना हो जाएगा 340। ये पूछ सकता था लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो आप 10 की वैल्यू निकाल लेते, आपकी 1 की वैल्यू 170 है तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 1700। ये आपसे पूछ सकता था कि इस पूरी सीरीज का एवरेज बताओ, तो आप एवरेज कैसे निकालते, आप सबको ऐड करते, तो क्या होता 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 हो गया 15, 15 + 7 हो गया 22, प्लस 10 करा तो आ गया 32। तो 32 डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यूज है, 6 वैल्यूज है, 6 नंबर्स हैं, तो ये कितना आ जाएगा 16/3 आपका एवरेज आ जाएगा। अब अगर 1 की वैल्यू कितनी है 170, तो 16/3 की क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे आपका एवरेज आ जाता। अब इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि एवरेज ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट नंबर, सिमिलरली एवरेज ऑफ थर्ड एंड थर्ड लास्ट नंबर। ठीक है, तो इन दो के भी डिफरेंस का एवरेज निकालना है। अच्छा, डिफरेंस ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे हैं कि जो आपका सेकंड और सेकंड लास्ट नंबर है इनका एवरेज निकालो, ठीक है, और थर्ड लास्ट नंबर का एवरेज निकालो, और इन दोनों का डिफरेंस, मान लो इसका एवरेज ए आया और इसका एवरेज बी आया, तो ए माइनस बी निकालना है। अब आप खुद ही सोच कर देखो कि 3 और 7 का एवरेज निकालोगे तो 10/2 यानी 5 आएगा, और 4 + 6 का निकालोगे तब भी 10/5 यानी कि 10/2 यानी कि 5 आएगा। 5 - 5 करोगे तो 0 आ जाएगा, इसका आंसर है 0, क्योंकि चारों में ऑप्शन ही नहीं है, आप नन ऑफ दीज लगाओगे। अब यहाँ आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं लगा सकते, उसका रीजन ये है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड तब लगाते हैं जब वो चीज निकाली ही नहीं जा सकती है। समझ पा रहे हो, यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता था कि इनका एचसीएफ बताओ, तो देखो सब में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो 1 जो आपका 170 आया यही आपका एचसीएफ है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। अब आपसे क्वेश्चन 50 पूछ सकते हैं, आपके पास जो डेटा है आप तो उस डेटा पे काम करके जो है एक वैल्यू कुछ ना कंपैरिजन के लिए रहती है, बस उससे कंपेयर करके आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉबी वाज अपॉइंटेड टू ओके माइंड वर्क्स इन द पे स्केल ऑफ रुपीज। ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो क्वेश्चन से मतलब है। वो किसी ना किसी काम पे आया है। इन द पे स्केल ऑफ रुपीज 7,500 12500, फाइंड इन हाउ मेनी इयर्स ही विल टेक टू रीच द मैक्सिमम ऑफ द स्केल। देखो इसका क्या मतलब है कि ये इसकी मिनिमम सैलरी है, ये इसकी मैक्सिमम सैलरी हो सकती है, और ये इसको इंक्रीमेंट लगता है हर साल में। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि जब इसने ज्वाइन करा इसकी सैलरी कितनी मिली होगी इसको 7,000। अब हर साल इसका 500 का इंक्रीमेंट होता है, यानी एक साल बाद 7500 हो जाएगी। ठीक है, फिर 2 सालों के बाद आफ्टर 1 ईयर 7500, 2 इयर्स के बाद 8000 हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं कि 12500 कितने सालों में होगी। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप मुझे बताओ, कहीं ना कहीं ये आपको एपी में नहीं दिख रहा है, ये आपका देखो फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि डी की भी वैल्यू है। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ पहले मैं पेन का एक, ठीक है, गलत, ठीक है। अब यहाँ ये ऐसी एपी बन रही है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 7000, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है 500, और मैं मान लेता हूं कि nth टर्म है आपका कौन सा 12500। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए एन इक्वल्स होता है a + n - 1 इंटू डी। एन निकालने के लिए आप यहाँ ये कर सकते हो कि ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 कर सकते हो। तो एन निकालने के लिए मैंने यही करा, तो ये कितना हो जाएगा 12500 माइनस 7000, और अपॉन में आ जाएगा डी यानी कि 500, प्लस में आ जाएगा 1। इनका डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 5500, इसको 500 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11 प्लस 1 यानी कि 12। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ एक चीज समझने वाली है जिसमें आप गड़बड़ कर सकते हो। वो समझने वाली चीज क्या है कि आपको ये पता चल गया कि एपी का ये 12वां टर्म है, लेकिन आप खुद देखो ना कि 7000 फर्स्ट टर्म था, फिर 7500 जो रहा होगा वो सेकंड टर्म है, 8003 थर्ड टर्म रहा होगा। अब देखो सेकंड टर्म पहुंचने के लिए इसको 1 साल लगता है, यानी 1 साल बाद ये सेकंड टर्म पे पहुंचेगा, 2 साल बाद जो है ये कहाँ पहुंचेगा तीसरे वाले टर्म पे, फिर 3 साल बाद ये पहुंचेगा चौथे वाले टर्म पे। यानी ये इसको अगर nth टर्म पे पहुंचना है तो ये कितने साल बाद पहुंच रहा है n - 1, उससे 1 साल
कम। समझ पा रहे हो, क्योंकि 0 से तो स्टार्टिंग हुई नहीं है, स्टार्टिंग जब हुई तो वो पहला टर्म उसको पहली बार ही मिल गया था। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। तो 12वें टर्म पे ये कब पहुंचा होगा, एक कम कर दो तो 11 सालों के बाद। तो यहाँ पे यही आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इसको 12 मत कर देना, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए वो दिया गया है ताकि आप गलती करो और उस पर आपका नंबर काटा जाए। ठीक है, बहुत सोच समझ के करना होता है क्वेश्चन को। चलो, अब ये कह रहे हैं, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। यहाँ एक आइडेंटिटी होती है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स, ये आता है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसमें अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं बोलूं 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म भी 0 होगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आप यही चेक करते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो नहीं आ रहा है। तो x और y को ऐड करो, 333, यहाँ क्या हो जाएगा 365, ये हो जाएगा आपका 698, और z है माइनस 698, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये पूरे के पूरे की जो वैल्यू आएगी, ये यही आपसे पूछा जा रहा है, ये हो जाएगी डायरेक्ट 0, जो कि इस ऑप्शन में है नहीं। तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is increased by 10% then it is decreased by 20%, the number so obtained is 144 less than the original number, what is the original number? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली मेरा नंबर था 100, इसको मैंने 10% बढ़ाया तो ये हो गया 110, क्योंकि 100 का तो 10% 10 ही है। ठीक है, अब इस 110 को आपको 20% इसको डिक्रीमेंट करा आपने, इसको कम कर दिया, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 22। कैसे निकाला, 110 है तो 10% हो जाएगा 11, तो 20% हो जाएगा 22। तो ये माइनस आप इसमें से जब करोगे तो ये आ जाएगा 88, यानी इनिशियली वो 100 था, अब हो गया 88। कितने का डिक्रीमेंट आया, -12 का, और इस 12 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कि कितना डिक्रीमेंट हुआ 144, यानी आपके 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो अब ये कह रहे हैं कि इनिशियली ओरिजिनल नंबर क्या था, आपने तो 100 माना था और आपकी 1 की वैल्यू आई है 12, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन नंबर 0 4 5 6 2। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने 5 नंबर्स हैं 0 4 5 6 2। बहुत बड़ा डाउट जो अक्सर पूछा जाता है कि सर अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें लिखा नहीं है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, तो हम अलाउ करें या नहीं करें। तो बेस्ट पार्ट क्या है, देखो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इनसे 5 डिजिट के कितने नंबर्स जो है बनाए जा सकते हैं। तो जब आप 5 डिजिट के नंबर कितने पूछ रहे हो तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, चाहे भले ही वो 40,000 लिखा हो आपके सामने, चाहे 40004 लिखा हो, या सारे के सारे डिजिट 444 है, ये सारे के सारे 5 डिजिट वाले नंबर्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको रिपीटिशन अलाउड होगा। जब आपसे इन जनरल पूछा जाए कि टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, रिपीटिशन अलाउड होगा। अगर नहीं होना होता तो फिर ये मेंशन करते। तो यहाँ पे देखो 5 आपके सामने ऑप्शन है, 0 तो आप रख नहीं सकते पहले डिजिट पे, तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब मान लो इन 4 में से आपने कोई भी एक रख दिया तो अगली जगह फिर 4 ऑप्शन है, सॉरी अगली जगह तो 5 ऑप्शन है। रीजन क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो पांचों में से कोई भी रख सकते हैं, बस पहले प्लेस पे नहीं रख सकते। तो बाकी सब जगह तो 5 5 5 5, तो ये आपका आ जाएगा 625 into 4, यानी कि ये हो जाएगा 2500। आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखो अगर रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड जो है नहीं होता, ठीक है, तो पहली जगह आप 4 रख सकते थे, इनमें से एक चला जाता तो अगली जगह 4, फिर 3, फिर 2, तो फिर आपका जो आंसर आ जाता ये आ जाता 96। और देखो ये भी ऑप्शन में दिया गया है कि आप गलत करो, ठीक है ना। तो बहुत सोच समझ के करना होता है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ऐसा फंसा दिया जाता है कई बार कि आप गलत कर दो उस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the coordinates of the points on x-axis which lies at the distance of 5 units from the point 6 and -3। आपको बचपन में एक फॉर्मूला सिखाया गया था डिस्टेंस का, जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहली बार पढ़ी होगी। ये क्या होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाता था यहाँ पे, प्लस यहाँ होता था y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पे है और इस पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। तो मुझे बताओ अगर x एक्सिस पे वो पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a0, क्योंकि x एक्सिस पे बाय हमेशा क्या होता है 0।
समझ पा रहे हो आप इस चीज को? तो या तो आप ऑप्शन से पिक कर सकते हो। देखो ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे y जीरो है, इसमें जीरो नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब या तो आप इन दोनों पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, पहला तरीका कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 6 और -3 और ये क्या लिखा है 5 0। डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो x2 माइनस x1 करोगे तो 1 आएगा यानी 1 स्क्वायर, -3 और 0 का करोगे तो ये आ जाएगा -3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + 9, स्क्वायर रूट में आया तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। खत्म। नहीं है ये, क्योंकि ये आना चाहिए आपका 5। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बता रहे हैं ये 5, तो ये भी हट गया यहाँ से। अब 2 0 और 10 0 पे आप करके देख सकते हो यहाँ पे। तो जब आप ये करोगे, एक मिनट, अब जब आप ये करोगे 2 0 के साथ इसको कंपेयर करोगे 6 और -3, 2 और 0, तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 4, तो 4 स्क्वायर प्लस -3 और 0 में डिफरेंस कितना आया -3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट में जब आप लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 16 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। तो एक पॉइंट तो ये वेरीफाई कर रहा है। दूसरा देखो 10 के साथ में देख लो 6 -3 10 0, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 4, तो 4 स्क्वायर, 0 और इसका कितना आ जाएगा -3 स्क्वायर, अगेन 16 + 9 स्क्वायर रूट लगा है इसमें, तो ये फिर से आ जाएगा 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब जो लोग फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। आपके सामने एक पॉइंट है 6 और -3, आप दूसरे को मान सकते हो यहाँ पे x and 0, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी x - 6 का स्क्वायर प्लस -3 - 0 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है कितनी 5, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो आपका आंसर आएगा x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 = 25। ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर - 12x प्लस 36 प्लस 9 और 25 को भी मैं उसी साइड ले आता हूँ तो ये हो जाएगा इक्वल 0। ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर - 12x प्लस 20 = 0। जिनको ये नहीं आता जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं इनकी इक्वेशन को, आप मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 20 है और ये पॉजिटिव है, तो इसके दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। इनके दो फैक्टर ऐसे देखो, जैसे मुझे 10 और 2 दिख रहे हैं, जिनको ऐड करने पे क्या होता है 12 आ जाता है, लेकिन अपने को -12 चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ कि 10 और 2 दोनों नेगेटिव हैं, और रूट निकालने के लिए आप इनके साइन चेंज करते हो, तो ये आपके आंसर आ गए x की वैल्यू 10 and 0, ठीक है, सॉरी 10 और 2, तो x की दो वैल्यू आई 10 और 2, इसके करस्पॉन्डिंग y की अपन पहले ही 0 मान चुके थे, तो ये दो पॉइंट जो है जो आपके आ जाएंगे। तो अगर आप फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन करते हो तो भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Ajay's bag there are 3 green marbles, 7 red marbles and 10 orange marbles. If Ajay pick a marble from the jar randomly, then find the probability of selecting an orange marble. बहुत सिंपल, इससे सिंपल क्या ही होगा। ग्रीन मार्बल 3 है, रेड मार्बल जो है वो 7 है, और ऑरेंज 10 है, तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए यहाँ पे, ऐड कर दो सबको तो आ जाएगा 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ऐसे ही होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। फेवरेबल आउटकम आपको कितने चाहिए 10, ठीक है, मतलब ऑरेंज निकालना है ना, तो ऑरेंज आपके 10 केसेस में आ सकता है, टोटल केस कितने हैं 20, तो ये कितना आ गया आपका 1/2, लेकिन दिया क्या है परसेंटेज में, तो 1/2 क्या होता है 50%। जिनको नहीं आता फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना, तो 1/2 फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो तो परसेंट बन जाती है, तो ये आ जाएगी 50%। ऑप्शन नंबर बी, option number B is your correct answer. Now 29th question, suppose the 2/5 of a part of a system is already full, if pipe X can empty it in 8 minutes and pipe Y can fill it in 16 minutes. If both pipe X and Y are started together, how much time it will take to completely fill or empty the system? देखो ये कह रहे हैं मान लो एक ये सिस्टम है और ये क्या है, ये 2/5 भरा हुआ है, ठीक है, 2/5 भरा हुआ है, मतलब खाली कितना है ये 3/5। अब ये कह रहे हैं कि एक मान लो x है, x पाइप है, तो ये क्या करता है कि 8 मिनट में ये इसको एम्प्टी कर देता है, इसको मैंने माइनस लगा दिया मतलब एम्प्टी, और y जो है ये क्या करता है 16 मिनट में इसको फिल कर देता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि कितने मिनट में ये भर जाएगा या खाली हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि खाली होने की रेट ज्यादा है, एम्प्टी करने की रेट ज्यादा है, या फिर भरने की ज्यादा है, ठीक है। तो इनका आप क्या करोगे, सबसे पहले एलसीएम लोगे, आ गया 16, डिवाइड करोगे 16 यूनिट मान लो आपके सामने आ गया, 16 लीटर या यूनिट जो भी है,
ये कैपेसिटी अपन ने मान ली, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, x जो होगा 8 यूनिट पर मिनट में खाली करेगा, सॉरी 2 यूनिट, मैंने उल्टा लिख दिया, 16 डिवाइडेड बाई 8 होगा तो ये 2 यूनिट खाली करेगा और ये 1 यूनिट भर देगा, ठीक है, हर मिनट में। तो अब आप सोच के देखो, एक जो है वो -2 खाली कर रहा है, 1 + 1 यानी कि भर रहा है, तो ये साथ में खुले रहेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 यूनिट पर मिनट। इसका मतलब है ये हर यूनिट 1 यूनिट हर मिनट में ये खाली कर देगा। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अब खाली करेगा तो अपन को कितने पानी से मतलब है, अपने को ये 2/5 पानी से मतलब है, और टोटल अपनी मान लो ये कैपेसिटी कितनी है 16, तो टोटल पानी अपन को कितना खाली करना है, 16 × 2/5, ये आ जाएगा 32/5, और ये आ जाएगा अपने सामने 32/5 आ गया, तो ये आ गया 6.4। ये इतना यूनिट पानी अपन को खाली करना है, क्योंकि ये हर मिनट में 1 यूनिट पानी खाली करता है। तो अब वही चीज है कि एक यूनिट ये कर रहा है 1 मिनट में, तो 6.4 कितने में करेगा, 6.4 मिनट में। तो 6.4 मिनट, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ एक और चीज देखो, मान लो यहाँ पे उल्टा लिखा होता, मान लो ये जो था x जो था, ये कहते x जो है 8 मिनट में भर देता है और y जो है वो 16 मिनट में खाली कर देता है। टोटल कैपेसिटी अभी भी 16 आती, ठीक है, x की जो एफिशिएंसी आती वो आती है 2+ और y की आती है 1-, यानी अब अल्टीमेटली क्या होता, उल्टा हो जाता कि 1 यूनिट हर मिनट में भरता। तो फिर अपन किसको देखते, यहाँ पे किस पे अपना काम, मतलब सॉरी किस पे यहाँ पे अपना काम हो रहा होता, ये जो सिस्टम है अब अपना फोकस होता है 3/5 पे, क्योंकि 2/5 तो पहले से भरा है। समझ लो, यहाँ अपन ने 2/5 पे क्यों कंसिडरेशन करा, क्योंकि 2/5 भरा है, तो अब जितना भरा है वही तो खाली होगा ना, जो पहले से खाली है उसको थोड़ी खाली कर दोगे। सिमिलरली जो पहले से भरा है अब आप उसको थोड़ी भर दोगे, जो खाली है उसी को भरोगे। तो जब भरने वाला केस होगा तो आप 16 का 3/5 निकाल के फिर इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको सब कुछ। चलो, ये कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 26 cm and one of the diagonals is 20 cm। ठीक है, अब रोम्बस की आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली चीज जो सब लोग जानते हैं कि रोम्बस जो होता है उसकी साइड्स जो है वो सारी चारों की चारों इक्वल होती हैं। तो मैं मान लेता हूँ ये P, Q, R और S, ये एक रोम्बस है तो इसकी साइड कितनी है 26, सारी साइड्स क्या होंगी 26। और इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये इसका एरिया होता है। अब इसका एक डायगोनल आपको दे रखा है 20, दूसरा आपको निकालना है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। एक और प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे क्या है PR एंड QS, ये आपस में एक दूसरे को, एक तो ये क्या करते हैं, सबसे पहली चीज जो ये करते हैं, एक तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दूसरी चीज ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मान लो मैं मान लेता हूँ कि इनमें से एक, अगर देखो ये वाला मैं मान लेता हूँ कि 20 है, ठीक है, तो ये इतनी जो लाइन है जो मैंने रेड मार्क करी है ये कितनी हो जाएगी 10, हाफ इसकी, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ x। तो जो PR है, PR टोटल कितना निकल के आएगा 2x। अब x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस लगा दो, क्योंकि 90 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। ये 90 है, ये 10 है, ये 26 है और ये x है। तो अपन x कैसे निकालेंगे, 26 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेके, ये कितना हो गया 676 माइनस 100, ठीक है, ये आ जाएगा 576, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 576 तो आ जाएगा 24। तो x की वैल्यू आ गई 24 और डायगोनल कितना हो जाएगा इसका डबल यानी कि 48। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आएगा, आपको तो एरिया निकालना है ना, आपसे एरिया पूछा गया है, एक मिनट, आपसे पूछा है एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2। तो ये क्या हो जाएगा हाफ, एक तो 20 पहले से दे रखा है और दूसरा आ गया आपका कितना 48। तो इससे 2 से ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो जाएगा 480। तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, so guys, thanks for watching. If you like our courses, then like the video, subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get notification of my upcoming videos. Okay, और आपका जो भी इसको लेके फीडबैक रहा हो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको भी जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कोई और अगर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप
इसके लिए भी मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।